अब देखो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है एक चीज, लीगल रिक्वायरमेंट एलआरआर क्या होता है कि इस केस में सेंट्रल बैंक जो कहता है इसके दो पार्ट होते हैं। देखो, कॉमर्शियल बैंक आर ऑब्लाइज टू मेंटेन द लीगल रिजर्व, कुछ लीगल रिजर्व से अपने पास रखना पड़ता है। एज इंक्रीज इन सच रिजर्व डायरेक्ट मेथड ऑफ ड्यू द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इस रिजर्व को कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसा अपने पास हर कंडीशन पे रखना पड़ता है, वो पब्लिक को लोन के लिए नहीं दे सकते, ठीक है ना, उसे लीगल रिक्वायरमेंट कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके पास पब्लिक के पास पैसा कम जाता है। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझते हैं। पहला है कैश रिजर्व रेशो, पहला पॉइंट आता है कैश रिजर्व रेशो। देखो दूसरी स्लाइड में दिखाता हूं मैं कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। अब देखो इसके अंदर जो कैश रिजर्व रेशो होता है, कह रहा है इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टू कीप द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को कहता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई आप अपने पूरी पैसे का, पूरी जो जो पैसेट्स है उसका 20% हमारे पास जमा रखो, 20%। ये जो पैसा जमा करने कहते हैं इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को अपने पूरे लोन का, माना यहाँ पे एक बैंक के पास जो पूरा अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है, जो भी है डिमांड, वो 100 करोड़ है, तो इसका 20% मतलब 20 करोड़ उसे सेंट्रल बैंक के पास जमा करके रखना पड़ेगा। तो जब इसका 20 करोड़ रुपए कम हो गया तो इसके पास बचा कितना, 80 करोड़। अब कॉमर्शियल बैंक जहाँ पब्लिक को 100 करोड़ दे सकता था, अब वो 80 करोड़ देगा। मतलब पब्लिक अब जो गुड्स की डिमांड करेगी वो 100 करोड़ से कम होकर 80 करोड़ होगी, तो अपना आप डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। तो पहला पॉइंट होता है कैश रिजर्व रेशो। दूसरा पॉइंट आता है स्टेचुरी रिजर्व रेशो, लिक्विडिटी रेशो। ये क्या कहता है इस केस में, इस केस में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को कहता है कि आपके पास जितना भी पैसा है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, माना 15%, आप पब्लिक को इशू नहीं कर सकते लोन के लिए, ये आपको हर टाइम अपने पास ही रखना पड़ेगा। कैश रिजर्वेशन में क्या कहता है कि इतना परसेंटेज आप हमारे पास जमा करोगे, लेकिन स्टेचुटरी रिजर्वेशन में, एसएलआर में कहता है कि आपको अपने पास देना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली पब्लिक को ही पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पब्लिक को ही पैसा नहीं मिलेगा तो पब्लिक डिमांड कहाँ से करेगी, डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर पैसा कम जाए। जब इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोग अपने आप डिमांड कम कर देंगे। तो डिफरेंट तरीके होते थे कंट्रोल करने के। अब देखो इसमें क्या हुआ, तो इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशो में क्या आ गया, देखो एक होता है सीआरआर, जिस केस में सेंट्रल बैंक पैसे मंगा लेते हैं। माना पीएनबी की बात करें, ठीक है ना, नेट डिमांड वगैरह अपने हाथ में आता है। माना पी या एचडीएफसी है, एचडीएफसी के पास पब्लिक को लोन देने के लिए 200 करोड़ है, तो पब्लिक 200 करोड़ की गुड्स की डिमांड कर सकती है। सेंट्रल बैंक कहता है भाई सीआरआर जो था, सीआरआर जो है वो हमने 10% से बढ़ा के 20% कर दिया, तो इसका 20% कितना हुआ, 40 करोड़, वो सेंट्रल बैंक के पास आ गया। फिर सेंट्रल बैंक कहता है एसएलआर जो है वो भी 15% है या 20% है, तो फिर 40 लाख यहाँ आ गया। तो मतलब इसके पास बचा कितना, इसके पास बचा 1,01,20 करोड़ रुपए। तो जहां एचडीएफसी पब्लिक को 200 करोड़ का लोन दे सकता था, पब्लिक 200 करोड़ की डिमांड कर सकती थी, अब डिमांड 120 करोड़ की कर पाएगी पब्लिक, तो अपने आप डिमांड कम होगी, और एक्सेस डिमांड में हमें डिमांड कम करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम इसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वो तो था क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पहला पॉइंट होता है इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब देखो इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब मैं बैंक के पास जाता हूँ और बैंक से लोन लेता हूँ, तो बैंक मुझसे सिक्योरिटी मांगता है। माना बैंक ने मुझसे सिक्योरिटी मांगी और मेरी प्रॉपर्टी, मेरे मकान की कीमत माना 1 करोड़ है, तो बैंक कभी मुझे 1 करोड़ का लोन नहीं देता, बैंक उससे कम का लोन देता है। तो जितना ही कम लोन देता है वो डिपेंड करता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट में। बैंक करता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट 20% है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे इसमें से 20 लाख रुपए कम करके लोन मिलेगा, मुझे 80
लाख का लोन मिलेगा, 20% कम मिलेगा। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जितनी मैं सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास रखवा रहा हूँ और जितना गवर्नमेंट मुझे लोन दे रही है उसका डिफरेंस। गवर्नमेंट मुझे लोन दे रही है 80 लाख का, तो 20 लाख क्या है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब गवर्नमेंट कहती है मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा के हम 40% कर देंगे, तो मुझे 1 करोड़ में ही अब कितने मिलेंगे, 40 लाख कम मिलेंगे, कितने मिलेंगे 60 लाख। तो जहां मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 80 लाख मिल रहे थे, वहीं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में मुझे 60 लाख मिलने वाले हैं। तो मुझे कम पैसा मिलेगा तो मैं अपने आप डिमांड ही कम कर दूंगा। तो इसका मतलब एक्सेस डिमांड में मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। तो बात करें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी अमाउंट और लोन अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस होती है। देखो लिखा है मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर, जो मेरे पास प्लॉट है, एंड वैल्यू ऑफ अमाउंट लैंड, जितना गवर्नमेंट मुझे लोन दे रही है। 1 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट मुझे 80 लाख का लोन दे रही है, क्योंकि 20% मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। When the economy suffer from excess demand, central bank increase the marginal requirement, and which restriction to credit creation, उसको रोक कर देती, पावर कम लगता है, and borrowing find less attractive to borrow money and it decrease the demand, डिमांड अपने आप कम हो जाती है। फिर एक और पॉइंट आता है एडवाइस फॉर डिस्ट्रेस लैंडिंग, मॉरल डिसीजन। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें क्या होता है क्योंकि सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा बैंक होता है, तो कमर्शियल बैंकों को एडवाइस करता है भी अपने लोन रेट बढ़ा दो, कम लोन दो, फालतू की जगह लोन मत दो। तो उन पर एक प्रेशर बना के एडवाइस देता है उन्हें, ठीक है, उसे कहते हैं। कह रहा है मोरल डिसीजन इज द एक्सरसाइज थ्रू दी discussion, letter, speech in during the excess demand. Central bank advise and request to the pursuit of commercial bank not to advance credit for speculation and non-active essential activity. Speculation का मतलब होता है जुआ वगैरह कह सकते हो आप, जैसे सट्टेबाजी, सट्टा वगैरह, सट्टा जुआ तो सही वर्ड नहीं है, सट्टे वगैरह में जो पैसे लगाते हैं उसके लिए बैंक मना कर देता है, शेयर वगैरह के लिए, इसके लिए लोन मत दो। इट हेल्प टू रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कम हो जाएगा और अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है।